Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Cha 102 साहिल का टशन, फारूकी फैमिली के उड़े होश। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। उसके जाने के बाद साहिल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वह ड्राइविंग सीट पर यूं ही बैठे हुए एक गाना गुनगुनाते हुए अपना सर इधर उधर कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने बगल के पैसेंजर सीट पर गई जहां एक पैकेट रखा हुआ था। इसे देखकर उसे कुछ याद आया। अरे, ये सनम के ड्रेस का पैकेट तो यही रह गया, और वह तो अंदर चली गई। एक काम करता हूँ, उसे देकर आता हूँ। इतना कहकर साहिल गाड़ी से निकलकर वह ड्रेस की पैकेट लेकर विला के अंदर चला गया। दरअसल सनम के पास सुबह पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उसके फ्रेश होने के बाद हिना जी ने मेहर के कपड़ों का एक सेट उसे दे दिया था और उसके कपड़े एक पैकेट में रखकर उसे वापस कर दिया था। अब साहिल जैसे ही सनम के विला के अंदर आया, अगले ही पल सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई और उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसके ठीक सामने हॉल के बीचों बीच सनम फ्लोर पर पड़ी हुई थी और उसकी अम्मी जान उससे थोड़ी दूरी पर एक बार फिर हंटर से पिटाई खा रही थी, जिसे कोई और नहीं, हमेशा की तरह सनम के डैड मिस्टर इमरान फारूकी ही सजा दे रहे थे। वही सनम को बैट से पीटा जा रहा था और उस पर यह जुर्म करने वाली उसकी सौतेली माँ लैला फारूकी थी। वही सनम को इस तरह पिटता हुआ देखकर सनम का 10 साल का सौतेला भाई अयान फारूकी बुरी तरह रो रहा था, लेकिन उसे उसकी नैनी ने पकड़ रखा था। वह अपनी बहन को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था। गंदी मम्मा, मेरी दीदी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। बड़ी अम्मी प्लीज, मेरी बड़ी अम्मी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। वह छोटा सा बच्चा जो कि अपनी बड़ी अम्मी और दीदी को तकलीफ में देकर तड़प रहा था। आसपास के सर्वेंट भी अपनी नज़र झुकाकर इस तरह निकल रहे थे जैसे वह कुछ देख ही नहीं रहे, क्योंकि शायद उन लोगों का कुछ भी कहने का तो हक ही नहीं था। लेकिन वही एक शख्स जो अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए सामने एक बड़े से सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पर किए हुए बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ किसी राजा की तरह सोफे के दोनों हेडरेस्ट पर थे। जेल से सेट किए हुए बाल, वाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक लेदर पेंट के साथ उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कान थी कि तभी सनम की सौतेली अम्मी सनम को बेल्ट से मारते हुए चिल्ला कर बोली, ना मुराद, बदचलन, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने फ्यांसे को धोखा देने की? तू उसके साथ गई थी ना पार्टी में, तो उसे छोड़कर रात भर कहाँ गायब थी? जवाब दे, किसके साथ मुंह काला करके आई है? और वह लड़का जो बाहर है, क्या लगता है तेरा? कितना लेती है एक रात का? तू इतना गिर गई, हमें तो तुझ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तू धंधा करने पर उतर आई। आखिर कितने पैसे मिल गए तुझे? बोल, जो हमारी नाक पूरे समाज में कटवा दी तूने। और उस औरत के इन शब्दों को सुनकर सनम का दिल बुरी तरह टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इसके अलावा वह दर्द भरी नज़र से अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि आज उसे ये सब सहना पड़ रहा है सिर्फ उन दो लोगों की वजह से। वही सनम के चेहरे पर दर्द देखकर उसकी अम्मी भी बेबस जमीन पर पड़ी हुई थी। वह भी लगातार हंटर से मार खा रही थी कि तभी उसके अब्बू जान अपनी पहली बीवी को मारते हुए बोले, इसमें इस नाम मुराद की जितनी गलती है उससे भी ज़्यादा इस बेवकूफ़ घटिया औरत की गलती है। इसने ही अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिए। आज देखो उसकी बेटी किस तरह पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला करके घूम रही है, रात भर गायब है और अभी तक मुंह खोलकर नहीं बता रही कि कहाँ थी, किसके साथ थी, किस कंडीशन में थी। सनम के डैड अपना हंटर फेंककर तेजी से सनम के पास आए और उसकी सौतेली मॉम के हाथ से बैट लेकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, घटिया लड़की, तू इतनी गिरी हुई होगी, हमें पता नहीं था। अरे, हमने तो इतने अच्छे खानदानी घर में तेरा रिश्ता फिक्स किया था, ये सोचकर कि तू खुश रहेगी। अरे, कहाँ मिलेगा तुझे अमन जैसा अच्छा लड़का? कितनी इज्जतदार और रिच फैमिली है इनकी, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई अमन को पार्टी में अकेला छोड़कर वहां से निकलने की? बोल, कहाँ थी तू, क्या कर रही थी? और अपने डैड की बात को सुनकर सनम दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी,
क्योंकि उसे अपने बदन में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो उन लोगों को कोई एक्सप्लेन नहीं देती क्योंकि वह जानती थी यहाँ कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अमन ने उसके ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया था। वह अपनी नफरत भरी निगाहों से सोफे पर बैठे हुए अमन को देख रही थी। वही अमन आंखों ही आंखों में अपनी शातिराना मुस्कान सनम को पास करता है, जैसे कह रहा हो कि तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी ने सच ही कहा है, जब घर में ही अपने दुश्मन बैठे हो तो दुनिया वालों से क्या शिकायत की जाए। इंसान एक्सप्लेनेशन भी वही देता है जहां इंसाफ की उम्मीद हो। जब मालूम है कि फैसला एक तरफ से होने वाला है तो किसी से अपना सच कहकर ही क्या फायदा। अब सनम को कुछ न बोलता हुआ देखकर उसके डैड एक बार फिर गुस्से से वह बैट उठाकर उसे एक बार फिर मारते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगी, माफी मांग अमन से। हमने कहा माफी मांग। और अपने डैड की बात को सुनकर फाइनली सनम, जो कि अब तक अपने दर्द को संभाल रही थी, गुस्से से दांत पीसकर बोली, कभी नहीं, मैं इस घटिया इंसान से कभी माफी नहीं मांगूंगी, चाहे आप लोग मुझे मार ही क्यों ना दें, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। जुबान लड़ाती है नामुराद, बहुत घमंड हो गया है तुझे, आज हम तुम्हारी सारी हेकड़ी उतार देंगे। इतना कहकर वह सनम को एक बार फिर मारने को बैट से अटैक करते ही है कि तभी अचानक ही किसी ने उनके हाथ को हवा में पकड़ लिया और अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखते हैं तो अपने सामने एक नौजवान को देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। वही उनके सामने कोई और नहीं बल्कि साहिल था, जो कि उनके बैट को पकड़कर कुछ ऐसे दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू मिस्टर इमरान फारूकी, ये क्या हरकत है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर इस तरह टॉर्चर करने की? यह कोई जानवर नहीं है बेटी, है आपकी, हाथ नीचे कीजिए। और अचानक साहिल की आंखों में वह गुस्सा देखकर मिस्टर फारूकी, उनकी सटेप वाइफ लैला और सामने बैठा अमन पूरी तरह हैरान थे। वही सनम की मम्मी, जो कि अभी भी दर्द से फ्लो पर पड़ी हुई थी, वह भी हैरान थी। और वही सनम अपनी आंखों में आंसू लेकर साहिल को देख रही थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जग गई कि तभी मिस्टर फारूकी साहिल की मजबूत हाथों को देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, हाथ छोड़ो हमारा, तुम होते कौन हो हमारे घर के मैटर में बोलने वाले, और तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? अरे बेवकूफ़ों, अंधे हो क्या? किसी काम के नहीं हो तुम लोग? इस तरह कोई भी हमारे घर के अंदर आकर हमारे फैमिली मैटर में बोल रहा है क्या? इसी बात की सैलरी देते हैं हम तुम्हें? हम कहते हैं उठाओ इसे और घर के बाहर फेंक दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सनम के डैड की धमकी को सुनकर सभी सर्वेंट घबरा गए और अचानक ही वह लोग तेज कदमों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगे कि तभी साहिल बिना पीछे के देख तुरंत ही अपनी जीन्स के पॉकेट से गन निकालकर एक ही साथ फ्लो पर लगभग 3-4 फायर कर देता है। इसके बाद सभी सर्वेंट घबराकर पीछे हो गए। वहीं मिस्टर फारूकी और उनकी फैमिली भी हैरान थी कि तभी साहिल अपनी कोल्ड वॉइस में बहुत ही खतरनाक आवाज में बोला, अगर किसी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमें एक पल नहीं लगेगा उसका सीन छन्नी करने में। साहिल की इस धमकी को सुनकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए और इससे पहले कि वह लोग कुछ समझते, साहिल मिस्टर फारूकी का हाथ झटक उन्हें सनम से कुछ दूर करता है और अपनी डार्क नीली नज़रों से फ्लो पर दर्द से पड़ी हुई सनम की तरफ देखता है। न जाने क्यों सनम को इतनी तकलीफ में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सनम दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कि तभी साहिल सनम को उठाने के बाद उसे सामने एक सोफे पर बिठाती है और फिर उसकी मॉम को सहारा देकर उठाकर उन्हें भी सोफे पर बिठाते हैं। इसके बाद वह अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हुए उन्हें ऑर्डर देकर कमांडिंग लैंग्वेज में बोला, ओनली 15 मिनट फारूकी विला, आई विल सेंड योर प्रॉपर एड्रेस, कम फास्ट। साहिल के ऑर्डर को सुनकर दूसरी तरफ से डॉक्टर पूरी तरह हड़बड़ा गया। अब साहिल कुछ मैसेज टाइप करने के बाद मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में रखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थे। वही उसके इस एक्शन को देखकर पहले तो फारूकी विला के लोग खुद ही हैरान परेशान थे, लेकिन तभी अचानक ही अमन गुस्से से अपनी जगह से उठकर चिल्लाकर साहिल से बोला, ही यू कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ही घर में घुसकर हमारे ही लोगों को डरा रहे हो?
चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपना यह एक्शन और एटीट्यूड किसी और को दिखाना। यह नहीं एक फ़ोन घुमाऊंगा तो तुम्हारा सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा, समझे? चलो निकलो यहाँ से, कहकर अमन एक झटके में साहिल का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने को हुआ कि तभी वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि साहिल उससे एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला। वह अचानक हैरानी से पलटकर साहिल की तरफ देखा है और उसके हाथ को दोबारा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह हैरान था कि साहिल बिल्कुल अगद की तरह अपनी जगह पर टिका हुआ था। अमन जैसा स्ट्रांग और मस्कुलर बॉडी वाला इंसान भी उसे उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं पाया। वहीं जब अमन ने साहिल के चेहरे के फेसियल एक्सप्रेशन को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि साहिल जो हमेशा हंसता खेलता और मुस्कुराता हुआ लड़का नजर आता था, आज वह बहुत ही ज्यादा डार्क पर्सनैलिटी लग रहा था। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह ठंड हो रहा था। उसके फेसियल एक्सप्रेशन को देखकर अमन की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी महसूस हुई, और इससे पहले कि वह कुछ कहता साहिल अपनी कोल्ड वॉइस में काफी खतरनाक तरीके से बोला, हाथ छोड़। साहिल की खतरनाक आवाज को सुनकर अमन बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन फिर भी अपनी लड़खड़ाते आवाज को थोड़ा स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे तुम? ये सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपने हाथों की 2 उंगलियों को माथे पर काफी अजीब तरीके से रगड़ते हुए एक बार फिर बोला, मैंने कहा हाथ छोड़। और यह सुनकर अमन की पकड़ घबराहट के मारे साहिल के हाथ पर ढीली पड़ने लगी कि तभी उसकी नज़र सनम और मिस्टर फारूकी की तरफ गई। तभी लैला जल्दी से धीरे धीरे नामे सर हिलाती है, क्योंकि यहाँ अमन की इज्जत का सवाल था। अगर वह उसका हाथ छोड़ देता तो इसका मतलब था कि वह साहिल से डर गया। इसीलिए लैला के एक्शन को देखकर अमन एक बार फिर हिम्मत जुटा कर बोला, सुन रही तूने, मैंने कहा हाथ छोड़। कहते हुए साहिल ने बिना किसी एक्सप्रेशन अचानक ही अपनी गन को उसके शोल्डर पर फायर कर दिया। इसके बाद अमन इस चीज के लिए रेडी नहीं था। वह अचानक ही दर्द से कराहते हुए कभी पीछे दूर तक जाकर गिरा। उसके हाथ से खून की फुहार छूट पड़ी। वह फ्लो पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा, और साहिल के अचानक इस एक्शन को देखकर सनम और फारूकी परिवार पूरी तरह कांप गए। लैला अचानक ही चिल्लाते हुए घबरा कर बोली, ए लड़के, ये क्या किया तूने? तुझे पता भी है तूने किस पर फायर किया है? ओ की शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए और कहिए कि एक गुंडा हमारे घर में घुस आया है। लैला के चिल्लाने पर मिस्टर फारूकी, जो कि अभी हैरानी से यह नज़ारा देख रहे थे, एक झटके में अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन नंबर डायल करने लगे। ये तभी साहिल, जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क थे, मिस्टर फारूकी की तरफ अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए उन लोगों को देख रहा था। तभी मिस्टर फारूकी पुलिस को कॉल करते हुए बोले, हेलो इंस्पेक्टर, मैं इमरान फारूकी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। एक गुंडा हमारे घर में घुस गया है और यहाँ गन फायर कर रहा है। उसने हमारे रिलेटिव को शूट भी कर दिया है। मिस्टर फारूकी की बात को सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत ही हरकत में आते हुए बोला, जी हम अभी आ रहे हैं। इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही कॉल रखने वाला था, तभी साहिल एक झटके में मिस्टर फारूकी से फ़ोन छीनकर अपने कान के पास लगाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, गुनहगार को पकड़ने से पहले गुनहगार के नाम का अरेस्ट वारंट जारी नहीं करेंगे इंस्पेक्टर साहब, और से जारी करने के लिए आपको क्रिमिनल का नाम तो पता होना ही चाहिए। तो चलिए, इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपका टाइम बचेगा। तो मेरा नाम है साहिल अरहान मलिक खान, वर्ल्ड अरहान मलिक खान, ग्रैंडसन ऑफ शमशेर बहादुर मलिक खान एंड द ब्रदर ऑफ रेहान अरहान मलिक खान। आई होप इतनी डिटेल काफ़ी होगी मेरे नाम का अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए। इतना कहकर साहिल अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए मोबाइल फ़ोन मिस्टर फारूकी की तरफ फेंक देता है, और वही इंस्पेक्टर डर के मारे मोबाइल फ़ोन पर बकरी की तरह मिमियाते हुए साहिल से माफ़ी मांग रहा था, जिसे सुनने में साहिल को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अब मिस्टर फारूकी फ़ोन को जैसे ही कान के पास लगते हैं, अचानक ही दूसरी तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर बुरी तरह कांपते हुए घबराकर बोला, मिस्टर फारूकी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आता इतने बड़े घराने पर इल्ज़ाम लगाते हुए? आपका जो होगा सो होगा, आपके चक्कर में हमें नहीं मरना। खबरदार, जो आपने दोबारा हमें कॉल किया,
आप अपनी बर्बादी खुद ही अपने हाथों से चूज करेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अब इंस्पेक्टर की इस हरकत पर मिस्टर फारूकी के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वही पूरा फारूकी विला डर के मारे कहाँ पर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था उनके सामने खड़ा शख्स कौन है। लेकिन जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया सभी को चक्कर ही आने लगे थे। हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc3040 fed 85c4b6105 डा 401c 1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए। आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए। लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर, और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें। कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूल लव आएगा उसके सामने? 103 द डेंजरस साहिल मालिक रेहान मलिक 2.0। और वही इंस्पेक्टर डर के मारे मोबाइल फ़ोन पर बकरी की तरह मिमियाते हुए साहिल से माफ़ी मांग रहा था, जिसे सुनने में साहिल को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अब मिस्टर फारूकी फ़ोन को जैसे ही कान के पास लगते हैं अचानक ही दूसरी तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर बुरी तरह कांपते हुए घबराकर बोला, मिस्टर फारूकी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आता इतने बड़े घराने पर इल्ज़ाम लगाते हुए? आपका जो होगा सो होगा, आपके चक्कर में हमें नहीं मरना। खबरदार जो आपने दोबारा हमें कॉल किया, आप अपनी बर्बादी खुद ही अपने हाथों से चूज करेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अब इंस्पेक्टर की इस हरकत पर मिस्टर फारूकी के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वही पूरा फारूकी विला डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था उनके सामने खड़ा शख्स कौन है। लेकिन जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया सभी को चक्कर ही आने लगे थे। मिस्टर इमरान फारूकी के माथे पर पसीना आने लगा, वह अपना सलाइवा गटकने लगे। वही आर्यन भी दर्द से कराहते हुए साहिल को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि तभी साहिल उन लोगों की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के घर में यह क्या मैटर है और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप लोगों ने इन दो औरतों के साथ जो किया वह किसी भी मर्द या औरत को करने की इजाज़त नहीं है। मिस्टर फारूकी, जहाँ तक मुझे मालूम है ये औरत आपकी बीवी है और ये लड़की आपकी बेटी। आप अपनी ही बीवी और बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और साहिल की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर मिस्टर फारूकी डर के मारे कांपते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक ही दो डॉक्टर की टीम तेजी से दौड़ते हुए विला के अंदर इंटर करती है। उन लोगों की सांस चढ़ी हुई थी, वह घबराते हुए लंबी लंबी सांस ले रहे थे। हा, मिस्टर मलिक, आपने हमें याद किया और हम हाजिर हैं। ये सुनकर साहिल डॉक्टर की तरफ पलटकर सामने सोफे पर बैठी सनम और उसकी मां सलीमा फारूकी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके पेशेंट ट्रीट हर। इतना कहकर साहिल उन सभी को इग्नोर कर सनम के पास आया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में बड़े ही सावधानी के साथ ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपनी कोल्ड नज़रों से मिस्टर फारूकी की सेकंड वाइफ लैला की तरफ घूमते हुए बोला, अब इसका बेडरूम आप बताएंगी या यह मेहनत भी मुझे करनी होगी? साहिल के कमांडिंग ऑर्डर को सुनकर लैला तो घबरा ही गई थी। तभी मिस्टर फारूकी घबराहट के मारे अपनी उंगली ऊपर कमरे की तरफ पॉइंट करते हैं, जिसके बाद साहिल अपने कदम यूं ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सनम के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए लगभग गुर्राती हुई आवाज में बोला, मिस्टर फारूकी, क्या अपनी लीगल वाइफ की हेल्प और केयर के लिए भी मुझे ही आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे? जिस दर्द दिया है उसे उठाकर अपने कमरे में पहुंचाइए वरना। और अब साहिल की धमकी भरी आवाज को सुनकर मिस्टर फारूकी जल्दी से घबराकर सलीमा जी को अपनी बाहों में उठने लगे, लेकिन इस उम्र में वह सलीम जी को ठीक से उठा नहीं पाए तो
आहह की आवाज के साथ सलीमा जी दर्द से कराह उठी और उनकी सीसक भरी आवाज को सुनकर मिस्टर फारूकी घबराकर ऊपर सीढ़ी के रास्ते कमरे की तरफ जा रहे हैं साहिल को देखने लगे कि तभी साहिल की एक कोल्ड वॉइस एक बार फिर उनके कानों में गई, जिसे सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। अपनी घायल बीवी को किस तरह संभाला जाता है इतना भी नहीं पता मिस्टर फारूकी। और चले हैं दो शादियां करने, लानत है आप पर। उन्हें ठीक से संभालिए, अगर उन्हें दोबारा दर्द हुआ तो। नहीं नहीं, हम कर रहे हैं। आई बेगम, हम आपको ले चलते हैं। इतना कहकर मिस्टर फारूकी घबराते हुए एक बार फिर सलीमा जी को किसी तरह अपनी बाहों में उठाते हैं और अब उन्हें उनके कमरे की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर उनकी सेकंड वाइफ लैला का तो खून ही खोलने लगा, पर फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकती थी। अब डॉक्टर की दो टीम जल्दी जल्दी सलीम जी और सनम के कमरे की तरफ दौड़ आए। अब दोनों ही लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था। उनका ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन दोनों की चमड़ी काफ़ी हद तक घायल हो चुकी थी। सलीम जी को तो हंटर से मारा गया था और इस चोट के बाद उनकी खाल लगभग बाहर निकल आई थी। लगभग 1 घंटे तक पूरे फारूकी विला में खामोशी थी। वही साहिल के चेहरे पर मौजूद कोल्ड एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, और वही उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर मिस्टर फारूकी, लैला और अमन की हालत खराब हो रही थी। वही अमन जो कि अभी भी खून से लथपथ फ्लो पर पड़ा हुआ था, क्योंकि साहिल ने उसे बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं दी थी। क्योंकि उसका कहना था डॉक्टर जब सलीम जी और सनम का ट्रीटमेंट करके फ्री हो जाएंगे तब उसका ट्रीटमेंट यही करेंगे। और यह चीज़ अमन को बहुत गुस्सा दिला रही थी। हालांकि वह एक सेलिब्रिटी था, उसके बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड विला में ही मौजूद थे। मिस्टर फारूकी भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी इसी विला में मौजूद थे। लेकिन साहिल का सिर्फ नाम ही काफ़ी था किसी को भी खौफ से रूबरू करवाने के लिए। और वही साहिल के सिक्योरिटी गार्ड जो कि सिविल ड्रेस में हमेशा उसके आसपास रहते थे, जिसका अंदाजा साहिल को तो होता था, लेकिन वह इस बात पर कभी रिएक्ट नहीं करता था। लगभग 1 घंटे तक फारूकी विला से उसे न आता हुआ देखकर और विला से गनशॉट की आवाज़ को सुनकर वह लोग भी तुरंत ही एक्शन में आकर पूरे विल को बाहर से घेर चुके थे। कुछ सिक्योरिटी गार्ड गन लोड करके अंदर तक आ गए थे, और इतने सारे सिविल ड्रेस में लोगों को देखकर तो फारूकी विला के लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी कि तभी ट्रीटमेंट के दौरान साहिल परेशान होते हुए इधर उधर चक्कर लगाकर उन लोगों को घूर रहा था। वह जानता था यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है कि तभी सनम का 10 साल का सौतेला भाई अयान फारूकी जल्दी से रोते हुए साहिल का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर बोला, गुस्से वाले अंकल, मेरी दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? और मेरी बड़ी अम्मी जान, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आए? और उसे बच्चों की आंखों में घबराहट को देखकर साहिल घुटनों के बाल उसके पास बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप चाहते हो कि वह दोनों ठीक हो जाए? बच्चा हमें सर हिलाता है तो साहिल अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तो फिर अपने यह आंसू पोंछो और स्ट्रांग मैन बनो। आपको पता है असली मैन कौन होता है? वह जो कमजोर लोगों की मदद करे, औरतों की इज्जत करे, ना कि उन पर हाथ उठाए, जिसके अंदर दया हो। और हमें लगता है इतनी कम उम्र में आपके अंदर यह मर्दानगी है, सिवाया यहाँ खड़े कुछ सो कॉल्ड मर्दों के, जो अपने पेट के अंदर के शरीर के कुछ इंच के हिस्से को ही मर्दानगी कहते हैं। कहते हुए साहिल काफी खतरनाक नजरों से मिस्टर फारूकी और अमन को घूर रहा था, और उसकी इस बात को सुनकर वह दोनों घबराकर अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। और अब साहिल उस अयान की तरफ देखते हुए बोला, एक बात पूछे, हमें सच सच जवाब दोगे? ये सुनकर अयान हमें सर हिलता है। इसके बाद साहिल अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, ये लोग तुम्हारी बड़ी अम्मी जान और दीदी को क्यों मार रहे थे? अचानक साहिल के इस सवाल को सुनकर तो मिस्टर और मिसेस फारूकी और अमन की सांस ही अटक गई। लैला घबराकर अपने बेटे को आंखें दिखाते हुए ना में इशारा करने लगी, और लैला की नज़र क्योंकि साहिल की तरफ थी, उसे यह महसूस हुआ कि साहिल उसे देख नहीं सकता, वह अपने बेटे को डरा सकती है। अपनी मां की आंखों को देखकर तो कुछ पल के लिए अयान भी घबरा गया कि तभी अचानक की वह गन शॉट की एक आवाज़ गूंज उठी।
इसके बाद लैला घबराकर तुरंत ही कान पर हाथ रखकर चीखने लगी क्योंकि उसके पैरों के पास गन शूट हुई थी। हालांकि साहिल ने अभी भी उनकी तरफ पलटकर नहीं देखा था और तब जाकर उसका निशाना इतना पक्का था। ये देखकर तो लैला को चक्कर ही आने लगे थे। वही अयान भी घबरा गया। तभी साहिल अयान की तरफ देखकर बोला, डरो मत बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? जी अयान, अयान फारूकी। तो अयान फारूकी, आपने सुपर हीरो की कहानी सुनी है? उद्धरण चिन्ह। हाँ वही ना, जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर होती है और वो दुनिया को बचाता है। हम वही। आपको मालूम है वो सुपर हीरो किसी से नहीं डरता और लोगों की मदद करता है। उन लोगों की जो कमजोर होते हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर आपकी अम्मी जान और आपकी दीदी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आप भी उनकी ज़िंदगी के सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो आप किसी से नहीं डरेंगे और हमें सब कुछ सच सच बताएंगे। डरिए मत, हम हैं ना, हमारे होते हुए कोई भी आपको कुछ नहीं करेगा। और अब साहिल के हिम्मत देने के बाद अयान बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाना के बाद बोला, मैं आपको सब बताता हूँ। ये लोग हैं ना, बहुत बुरे हैं। ये हमेशा मेरी शम दीदी और बड़ी अम्मी जान। कहते हुए अयान उसे लगभग सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर तो साहिल पूरी तरह हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, एक आप अपनी बेटी के साथ और एक पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत भी कर सकता है। बेचारा अयान, उसे सारी बात तो पता नहीं थी, लेकिन वह जितना देखा था उसे इतना मालूम था कि उसकी फैमिली वाले उसकी बड़ी अम्मी जान और सनम दीदी को टॉर्चर करते हैं और यह चाहते हैं कि उसकी शादी अमन से हो जाए। अयान ने उसे बताया कि सनम को अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अब्बू जान और अम्मी जान सनम को अमन के साथ रहने की, उसके साथ शादी करने को खुद को ना चाहते हुए भी रेडी करने के लिए कहते हैं और मजबूर करते हैं। हालांकि उसे 10 साल के छोटे से बच्चों के दिमाग में इसका सही कारण नहीं मालूम था। वो बस अपनी दीदी और बड़ी अम्मी जान को रोते और तड़पते हुए देखता था। और अब ये सब जानने के बाद साहिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए दांत पीस रहा था और अपने बेटे के खुलासे के बाद मिस्टर और मिसेस फारूकी की हालत खराब हो रही थी कि तभी अचानक की कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ साहिल के कानों में गई, जिसके बाद साहिल उस बच्चे का ख्याल करते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और पास में खड़े एक गार्ड की तरफ देखकर उसे कमांड देकर बोला, अयान बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है, जाओ उसे आइसक्रीम पार्लर लेकर जाओ और जो मांगे उसे देना। साहिल के ऑर्डर को सुनकर अयान तो बहुत खुश हो गया। वह सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने साथ घुमाने ले गया और वही अब डॉक्टर घबराकर साहिल को बताती हैं, जी सर, हमने मिस फारूकी का इलाज तो किया है। उनके बदन पर काफ़ी गहरे जख्म है, जिन्हें ठीक होने में लगभग हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्किन बहुत डैमेज हो गई है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, टाँके नहीं लगाए वरना उसके निशान नहीं जाते, इसलिए ये जख्म धीरे धीरे ही ठीक होंगे, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और तभी दूसरी डॉक्टर बाहर आते हुए बोली, सर हमने मैसेज फारूकी का ट्रीटमेंट भी कर दिया है, उनके स्किन टिश्यू काफ़ी हद तक डैमेज हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें कुछ देर और यह टॉर्चर सहना पड़ता तो शायद वह आज जिंदा ही नहीं बचती। और सर एक बात और, उनकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है उन्हें काफ़ी लंबे वक्त से टॉर्चर किया जा रहा है। उनके शरीर पर कई तरह के ऐसे जख्म हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी खराब हो चुकी है। फिलहाल के लिए तो ट्रीटमेंट हो चुका है, वो दोनों लोग बेहोश हैं, उन्हें होश आने में लगभग 10 घंटे का टाइम लगेगा। उन लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, हम उन्हें 2 दिन बाद उनका बैंडेज चेंज कर देंगे। डॉक्टर की बात को सुनकर साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साहिल बिना कुछ बोले अपनी आंखों को जोर से बंद कर अपने हाथों से उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है कि तभी उसकी नज़र फ्लो पर अभी भी घायल पड़े हुए अमन की तरफ गई, जिसके हाथों से लगातार खून बह रहा था और वो किसी तरह किसी शर्त की मदद से उसे खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर साहिल अचानक डॉक्टर को कमांड देकर बोला, डॉक्टर स्टॉप, यहाँ एक पेशेंट और है, उसका भी ट्रीटमेंट कीजिए।
साहिल की कमांड को सुनकर डॉक्टर तुरंत ही अमन का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास चले गए। वह उसका ट्रीटमेंट करने लगे। अब डॉक्टर जैसे ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन रेडी कर रही थी, तभी अचानक ही साहिल कोल्ड हुई आवाज में डॉक्टर को कमांड देकर बोला, डॉक्टर स्टॉप, इनका ट्रीटमेंट होगा लेकिन बिना एनेस्थीसिया के। सुना है ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, हीरो है और बहुत बड़े मर्द हैं, तो जरा हम भी तो देखें आज इनकी मर्दागी। क्या यह मर्दांगी सिर्फ औरतों को दर्द देने में ही है या दर्द सहने की भी है? और अब साहिल के कमांड को सुनकर तो अमन के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह लगभग दर्द से तड़पते हुए साहिल पर चिल्ला रहा था ताकि उसके साथ ऐसा ना किया जाए। वह उसे अपनी पावर की धमकी दे रहा था, लेकिन साहिल के आगे फिलहाल किसकी पावर थी? माना कि वह बहुत ही स्वीट और केयरिंग टाइप का लड़का था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसकी शराफत का इस तरह से फायदा उठाए। अब क्योंकि साहिल का कमांड डॉक्टर को मिल चुका था, कुछ गार्ड तेजी से अमन के पास आए और उसको अपने मजबूत बाहों से जकड़ लिया, और वही दोनों डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया दिए हुए ही अमन का ट्रीटमेंट करते हुए उसकी बुलेट निकालने लगे, जो कि सचमुच बहुत दर्दनाक था। अब अमन की दर्द भारी चीख और दहाड़ पूरे फारूकी विला में गूंज रही थी। उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर उसे पर बिल्कुल भी दया नहीं करते, क्योंकि अगर वह लोग ऐसा करते तो शायद उन पर दया करने वाला कोई नहीं होता। काफी देर तक अमन इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वह बेहोश हो चुका था। इसके बाद साहिल के इशारे पर अमन को भी इसी विला में एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी बारी थी मिस्टर और मिसेस फारूकी की। साहिल अब एक शहंशाह की तरह एक सिंगल सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पर किए किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके हाथों में गन थी और चेहरे पर डाक, और वही उसके सामने मिस्टर और मिसेस फारूकी घबराए हुए अपनी नज़र झुकाकर खड़े थे। और आसपास खड़े सर्वेंट उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कोई खुश हो रहा था तो कोई घबरा रहा था, तो कोई उसे शायद उन बेबस और लाचार लोगों के दुआ का फल बता रहा था। शायद खुदा ने उन लोगों की मदद के लिए साहिल को भेज दिया था। हर क्रूएल लव https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc30 40 फेडेटी 5C4B6105 डा 401C1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए। आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह, और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए। लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर? और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें। कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूर लव आएगा उसके सामने? 104 मरियम की चाल शहजादे सैफ धड़ाम। वह लोग ऐसा करते तो शायद उन पर दया करने वाला कोई नहीं होता। काफी देर तक अमन इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वह बेहोश हो चुका था। इसके बाद साहिल के इशारे पर अमन को भी इसी विला में एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी बारी थी मिस्टर और मिसेस फारूकी की। साहिल अब एक शहंशाह की तरह एक सिंगल सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर किए किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके हाथों में गन थी और चेहरे पर डाक, और वही उसके सामने मिस्टर और मिसेस फारूकी घबराए हुए अपनी नज़र झुकाकर खड़े थे। और आसपास खड़े सर्वेंट उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कोई खुश हो रहा था तो कोई घबरा रहा था, तो कोई उसे शायद उन बेबस और लाचार लोगों के दुआ का फल बता रहा था। शायद खुदा ने उन लोगों की मदद के लिए साहिल को भेज दिया था। कि तभी साहिल उन लोगों को देखते ही देखते कोल्ड वॉइस में बोला, लगता है आप लोगों का गला सूख रहा है, डोंट वरी। इतना कहकर साहिल अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े अपने एक गार्ड की तरफ देखा है और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को मिस्टर और मैसेज फारूकी को बहुत प्यास लगी है?
उनके लिए स्पेशल शरबत लाया जाए। अचानक साहिल के ऑर्डर को सुनकर वह गार्ड जल्दी से दौड़ते हुए किचन में से 2 गिलास पानी लाता है और अपना सर झुकाकर साहिल के पास खड़ा हो गया कि तभी साहिल मिस्टर और मिसेस फारूकी की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आराम से बात करते हैं, पहले शरबत पी लीजिए। आई थिंक यू नीड सम हाइड्रेशन। इस वक्त साहिल के चेहरे पर बिल्कुल स्ट्रेट डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर मिस्टर और मिसेस फारूकी तुरंत ही वह शरबत उठाकर पी गए, बिना ये जाने कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उनके पानी पीते ही साहिल अपनी घड़ी में टाइम देखने लग कि तभी मिस्टर फारूकी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोले, देखिए मिस्टर मलिक, हमें लगता है कि आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये हमारा फैमिली मैटर है। हर फैमिली में बेटियों को हैंडल करने के लिए और इज्जत की रखवाली के लिए माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट हो ही जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर वाले इस बीच में आए। हम नहीं जानते कि आपका हमारी बेटी के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन बेहतर होगा आप समझ लीजिए कि उसका रिश्ता अमन खान के साथ तय हो चुका है। और हम लोग, और इससे पहले मिस्टर फारूकी आगे कुछ कहते हैं कि तभी साहिल उन्हें अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए बोला, बेटी को हैंडल करने के लिए आप लोग इस तरह के तरीके आजमा रहे हैं जो जानवरों से भी बदतर है। तो खुद को हैंडल करने के लिए आपने कौन सा तरीका आजमाया था मिस्टर फारूकी, जो आज शादीशुदा होने के बावजूद, अपनी बीवी के जिंदा रहने के बावजूद आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके उसके साथ मिलकर अपने ही बीवी बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। आपको डर है आपकी बेटी आपकी इज्जत और नाम के साथ ना खेली, लेकिन आपने जो अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलाया है उसका क्या एक मर्द आपकी तरह होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। अच्छी लानत है आपको, आप होने पर, खुद को मर्द कहने पर। आप लोगों ने जो किया उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपने जो अब तक सनम और उसकी अम्मी जान के साथ किया है वह कितना दर्दनाक है। इतना कहकर साहिल के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, और इससे पहले कि मिस्टर और मिसेस फारूकी उसकी बात को समझते, अचानक ही उन दोनों को अपने अंदर कुछ अजीब से एहसास होने लगे, जिसके बाद वह लोग दर्द से तड़पते हुए नासमझी में साहिल की तरफ देखने लगे। यह क्या हो रहा है हमारे साथ? यह क्या हो रहा है? क्या मिलाया था तुमने पानी में? हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतना दर्द, इतना जलन क्यों? कहते हुए मिस्टर फारूक की तड़प रहे थे कि तभी मैसेज फारूकी जोर जोर से दहाड़े मारते हुए रोकर तड़पते हुए इधर उधर मचल रही थी। दरअसल उन्हें अपने पूरे बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रही थी, और यही हाल मिस्टर फारूकी का भी होने लगा। वह लोग बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए साहिल से हेल्प मांग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है कि तभी साहिल यूं ही किसी शहंशाह की तरह बैठे हुए चेहरे पर इविल स्माइल लिए बोला, चाहता तो आप लोगों ने जो घटिया हरकत की है उसके बदले में आप लोगों के शरीर को भी मैं कोड़ों की मार से सनी से कर देता और लहू से रंग देता, लेकिन मुझे फिक्र है आपके छोटे से मासूम बेटे अयान और बेटी सनम की, जो शायद आप लोगों को इस तकलीफ में देखकर खुद को गिल्टी महसूस करेंगे। लेकिन आप लोगों के गुनाहों के लिए आपको माफ़ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए आप लोगों को मैं ऐसा दर्द दे रहा हूं जो 100 कोड़े की मार के बराबर है, और आप लोग अगले 5 घंटे तक इस दर्द को बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद साहिल एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, अपने गार्ड की तरफ इशारा किया, जिसके बाद वह गार्ड 2 टैबलेट लाकर उन लोगों के सामने रखकर वहां से साइड हो गया। अब साहिल उस रेड कलर के टैबलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेडिसिन आपका दर्द का इलाज है। इस वक्त ठीक 12 बजे रहे हैं, शाम ठीक 5 बजे इस मेडिसिन को लेने के बाद आप लोग अपनी तकलीफ से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर 5 बजे बजने से 1 मिनट पहले भी इस मेडिसिन को ले लिया तो इस दर्द से तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको वह दर्द दूंगा जिसका इलाज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, पर याद रखना, आज के बाद अगर सनम या उसकी अम्मी जान को एक खरोच भी आए तो आप लोगों की वह हालत करूंगा कि आपके फरिश्ते भी कांप जाएंगे। चलता हूं, सनम से मिलने कल फिर आऊंगा। और अगर आप लोग अपनी इज्जत और सुकून अपनी फैमिली के बीच में बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा उन लोगों का ख्याल रखें हैं।
इतना कहकर साहिल वहां से जाने लगा कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह एक झटके में पलटकर मिस्टर और मिस फारूकी की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में लगभग दहाड़ते हुए बोला, और हाँ, जहां तक बात है सनम की शादी की, तो अब उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी से भी नहीं होगी। समझे आप, किसी से भी नहीं। और खबरदार, जो यह अमन खान दोबारा सनम के सामने भी आया जो उसकी वजह से आप लोगों ने उसे कोई तकलीफ थी, याद रखना सनम के साथ साहिल मलिक है। इतना कहकर साहिल तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगा कि तभी सनम का 10 साल का भाई अयान दरवाजे पर खड़े होकर यह नज़ारा देख चुका था। वह पूरी तरह हैरान था। अचानक अयान को देखकर साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हुए और वह पंजों के बल बैठकर अयान के चेहरे को हाथों में थामते हुए बोला, अयान, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, इसलिए तुम बुरे कभी मत बनना और अपनी दीदी का ख्याल रखना। ये हमारा कार्ड है, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर देना, ओके। और साहिल के कहने पर अयान धीरे से हाँ में सर हिलता है, जिसके बाद साहिल को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। वह प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, किसी ने सच ही कहा है, बच्चे खुदा का रूप होते हैं। उनके दिल में ना किसी के लिए मैल होता है और ना ही नफरत। काश ये बड़े भी समझ पाते, कहकर साहिल पलटकर एक नज़र दर्द से तड़प रहे मिस्टर और मिसेस फारूकी की तरफ देखता है और फिर एक ठंडी सांस लेकर वहां से चला गया। और उसके जाते ही सभी सिक्योरिटी गार्ड भी वहां से चले गए। और वही मिस्टर और मैसेज फारूकी दर्द से तड़पते हुए हाल में इधर उधर मचल रहे थे। तभी मैसेज फारूकी यानी लैला से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने दर्द को कम करने के लिए वह मेडिसिन उठाकर अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी मिस्टर फारूकी की उसे रोकते हुए बोले, नहीं लैला, यह मत करो वरना तुम उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकती। हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे, प्लीज खुद को कंट्रोल करो। आहे, लेकिन कैसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आहे, बर्दाश्त मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें ये दर्द बर्दाश्त करना होगा लैला, क्योंकि उसे लड़के की आंखों में हमने जो आग देखी है वो बहुत ही खतरनाक है। वो कोई आम लड़का नहीं है। और अब मिस्टर फारूकी के मना करने के बाद लैला के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह इस दवाई को खा सके। और वही साहिल के जाने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ ब्रुनाई में शहजादे सैफ गुस्से से तमतमाते हुए अपने कमरे में आकर कपड़े की कीमती सामानों को तोड़फोड़ मचाते हुए अपने आप में ही चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा उतार रहे थे। और वही उनके कमरे के आगे से निकल रही हैं मरियम के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। फ्लैशबैक, मरियम कॉरिडोर में घूमते हुए इस आलीशान बिल्डिंग की फोटो क्लिक कर रही थी। आसपास के खूबसूरत नज़ारे अपने मोबाइल में उतर रही थी ताकि एक मेमोरी क्रिएट कर सके। इस वक्त वह चने खा रही थी कि तभी वह किसी से टकराए और अचानक ही उसके चने पूरे फ्लो पर बिखर गए। अहे मेरे चने, कहकर उसका चेहरा मायूस हो गया कि तभी उसके सामने खड़ा इंसान मुंह बनाते हुए अपने हाथों को झटक कर लगभग साफ करते हुए सामने खड़ी मरियम को डिस्गस्टिंग नज़रों से देखते हुए बोला, अंधी हो क्या? तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? हर वक्त हमसे टकराने जरूरी है क्या? या फिर तुम ये सब जानबूझकर करती हो ताकि हमारा अटेंशन गेन कर सको? और इन शब्दों को सुनते हुए मरियम ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा भरे एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शहजादे सैफ थे। और उन्हें देखकर मरियम मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, माना कि हम देखकर नहीं चल रहे थे, लेकिन आपके पास तो आंखें हैं, आप तो देखकर चल सकते थे, या फिर आपने भी अपनी आंखें कहीं दान दे दी है? ओहो माय मिस्टेक, आप जैसे लोग तो किसी को दान दे नहीं सकते, जरूर अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए किसी को खैरात में दी होगी। तो जब आप भी अंधे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमें अंधा कहें। और रही बात अटेंशन गेन करने की, तो जहां तक हमें याद है अब तक सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आप भी हमसे कई बार टकराए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं किया आप हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए जानबूझकर हमसे टकराते हैं? देखिए शहजादे सैफ, हम नहीं जानते आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है प्लीज़ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है वह अच्छा तो कभी नहीं होगा। बेहतर होगा आप हमसे 4 फुट की दूरी मेंटेन करके रखिए।
क्योंकि जिस तरह आप हमें डिस्गस्टिंग नज़रों से देख रहे हैं, इस तरह हमें भी आपको देखकर यक 99 वाली फीलिंग आ रही है और हमारा मूड बहुत बुरी तरह खराब हो गया है। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखना कि आप देखकर चले, अब साइड हटे, हमें जाना है। इतना कहकर मरियम वहां से जाने लगी कि तभी उसकी बातों को सुनकर शहजादे सैफ के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने एक झटके में मरियम का हाथ पकड़कर उसे दीवार के अगेन पुश दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर दांत पीसते हुए लगभग एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे बहसबाजी करो। लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो लड़की, या उस दिन का लेसन भूल गई हो। तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, अगर ऐसा है तो बोलो अभी और इसी वक्त तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। इतना कहकर शहजादे सैफ तुरंत ही अपने कुर्ते में से अपनी गन निकाल लेते हैं और मरियम के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखकर तो मरियम के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वह तुरंत ही घबराते हुए अपना सलाइवा गटक कर शहजादे सैफ से माफी मांगते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 हमें मत मारिए, अपनी ये गन नीचे कर लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ शहजादे, आप तो इतने अच्छे हैं, इतना बड़ा दिल है आपका, हम पर दया कीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे, कभी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, प्लीज़ शहजादे हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर शहजादे सैफ से जान की भीख मांग रही थी और उसकी बात को सुनकर शहजादे सैफ के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। आपको अपनी नाक ऊंची करते हुए जैसे ही मरियम को कुछ कहने वाले थे, ये सोचकर कि मरियम उनसे डर गई कि तभी मरियम उनके ख्वाबों पर पानी फेरते हुए जोर जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, हा 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 हा, शहजादे सैफ, हा हा हा, आपको क्या लगता है हम आपसे इसी तरह माफ़ी मांगते आपके पैरों में गिर जाते हैं? माय फुट, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हिंदुस्तान की बेटी हैं हम, मौत से नहीं डरते। आप ब्रुनाई के शाही लोग अपने आप को समझते क्या हो कि हर कोई आपके पैरों में गिर जाएगा? एक बात कहें, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर अकल ज़रा भी नहीं है। आपको क्या लगता है आप हमें इस तरह धमकाएंगे और हम डर जाएंगे? कभी नहीं। आप हमें मारना चाहते हैं तो बेझिझक मार दीजिए, पर याद रखना हम कोई आम लड़की नहीं है, आप लोगों की जान से भी ज़्यादा प्यारी बहन मेहर की बेस्ट फ्रेंड है। उसके लिए उसकी बहन से काम नहीं है और हम यहाँ उसके साथ आए हैं, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है। और अगर हमें एक खरोच भी आया ना, तो सबसे पहले तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, जिसे शायद आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, और दूसरी बात, वह आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस बहन को पाने के लिए आप लोग इतनी साजिश रच रहे हैं ना, वह आप लोगों के शाही खानदान पर थूक कर चली जाएगी। इसलिए हमें नुकसान पहुंचाना तो भूल ही जाए। और अचानक मरियम के इन शब्दों को सुनकर शहजादे सैफ के चेहरे के रंग उड़ गए। वह हैरानी से अचानक ही मरियम का गला दबाते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोले, हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc 3040 fed 85c4b6105 डा 401c 1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए? आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए, लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर? और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें? कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूल लव आएगा उसके सामने? 105 लिटिल रैबिट, आप हमें पागल कर रही हैं। हिंदुस्तान की बेटी हैं हम, मौत से नहीं डरते। आप ब्रुनाई के शाही लोग अपने आप को समझते क्या हो कि हर कोई आपके पैरों में गिर जाएगा?
एक बात कहें, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर अकल जरा भी नहीं है। आपको क्या लगता है आप हमें इस तरह धमकाएंगे और हम डर जाएंगे? कभी नहीं। आप हमें मारना चाहते हैं तो बेझिझक मार दीजिए, पर याद रखना हम कोई आम लड़की नहीं है, आप लोगों की जान से भी ज्यादा प्यारी बहन मेहर की बेस्ट फ्रेंड है। उसके लिए उसकी बहन से काम नहीं है और हम यहाँ उसके साथ आए हैं, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है। और अगर हमें एक खरोच भी आया ना, तो सबसे पहले तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, जिसे शायद आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, और दूसरी बात वह आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। जिस बहन को पाने के लिए आप लोग इतनी साजिश रच रहे हैं ना, वह आप लोगों के शाही खानदान पर थूक कर चली जाएगी। इसलिए हमें नुकसान पहुंचाना तो भूल ही जाए। और अचानक मरियम के इन शब्दों को सुनकर शहजादे सैफ के चेहरे के रंग उड़ गए। वह हैरानी से अचानक ही मरियम का गला दबाते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोले, हाउ डू यू, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें क्या लगता है इनायत के डर से हम तुम्हें मार नहीं पाएंगे? अगर हम चाहे तो तुझे अभी और इसी वक्त मार सकते हैं और तुम्हारी मौत को एक हादसा करार दे सकते हैं। हमें प्रवोक करने की कोशिश मत करो, समझी? इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम का गला बहुत जोर से दबा रहे थे और मरियम का दम घुट रहा था, लेकिन इसके बावजूद मरियम अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर लगभग गुर्राती हुई धीमी आवाज में बोली, अगर मार सकते हो तो धमकी मत दो, बल्कि मार दो, और उसके बाद देखो तुम्हारी बात सच होती है या मेरी। आपको क्या लगता है हम बिना तैयारी के यहाँ घूम रहे हैं? तो एक मिनट। इतना कहकर मरियम अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें एक वीडियो प्ले करती है, जिसे देखकर शहजादे सैफ के चेहरे के रंग उड़ गए और उन्होंने एक झटके में मरियम का गला छोड़ दिया, क्योंकि उसे वीडियो में शहजादे सैफ मरियम को साफ साफ धमकी दे रहे थे। इस वक्त उन लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ वह सब वीडियो में आवाज के साथ रिकॉर्ड हो चुका था। ये देखकर शहजादे से आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि तभी मरियम मुस्कुराते हुए बोली, इसे कहते हैं किस्मत। हम तो यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे थे पर आपकी हरकत वीडियो में कैद हो गई। तो अब आप क्या कह रहे थे? हमें मार देंगे? चलिए मार दीजिए, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और यह सुनकर शहजादे सैफ गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम हमें धमकी दे रही हो? लगता है तुम्हारी जिंदगी के दिन सचमुच खत्म हो गए हैं। इतना कहकर वह मरियम के हाथ से फोन छीनने ही वाले थे कि तभी मरियम तुरंत ही वह मोबाइल फोन अपने पीछे छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हमारे एक बटन को दबाते ही यह वीडियो रेहान मलिक साहब के पास चला जाएगा, और मरियम के मोबाइल फोन पर भी, क्योंकि हमारे स्पीड डायल में उन दोनों का नंबर है। तो सोचिए फिर क्या होगा। और अब ये सुनकर शहजादे सैफ गुस्से से गरजते हुए बोले, चाहती क्या हो तुम? ये कि ना अपने काम की बात? तो सुनिए, हमारी ज्यादा डिमांड नहीं है, बस थोड़ी सी, जो शायद आपके लिए थोड़ी बड़ी हो सकती है। इतना कहकर मरियम ने शहजादे सैफ से कुछ बातें कही, जिसे सुनकर शहजादे से पूरी तरह हैरान थे। और अब मरियम अपनी बात कहकर वहां से जाते हुए बोली, और हाँ, रात 10 बजे तक का टाइम है आपके पास, सोचकर बताना, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी और अचानक ही एक सर्वेंट अपने हाथों में कुछ ड्राई फ्रूट और शरबत का गिलास लेकर जा रही थी। मरियम यूं ही चलते हुए ड्राई फ्रूट का कटोरा उठाकर आगे बढ़ गई और सर्वेंट शहजादे सैफ के पास आकर उन्हें शरबत पूछने लगी। वही शहजादे सैफ, जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, तुरंत ही वह शरबत का ग्लास और बर्तन एक हाथ मारकर फ्लो पर गिरा देते हैं और गुस्से से तमतमाए हुए वहां से चले गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। हुए है, यही तो प्रॉब्लम है इन बड़े लोगों की, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और हकीकत का आईना देखना नहीं चाहते। और अगर किसी ने ये करने की कोशिश की तो अपनी ताकत आजमाने लगते हैं। जरा सा गुस्सा आया नहीं कि सामान वेस्ट करना शुरू हो गया। अरे मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमानी पड़ती, तब पता चलता इन लोगों को पैसे की कीमत। मुझे नफरत है जैसे लोगों से, खासतौर से इस शाही खानदान से जो अपनों के ही नहीं हो पाए। मेहर बेचारी, तेरा क्या होगा?
कहकर मरियम मायूसी से अपना सर झटके हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। और अब वह जैसे ही कमरे में आए तभी डॉक्टर प्रिया, जो कि कमरे में परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी, अचानक ही मरियम को देखकर परेशान होते हुए बोली, मरियम अच्छा हुआ तुम आ गई, लेकिन कहाँ थी इतनी देर तक? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वो तुम्हें कोई रास्ता मिला? प्लीज़ तुम कुछ आइडिया दो ना मुझे, वरना रेहान मलिक साहब तो मेरी जान ही ले लेंगे। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करना होगा, वरना। और इससे पहले कि डॉक्टर प्रिया परेशानी में आगे कुछ कहती कि तभी मरियम मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखे हुए कटोरे में से बादाम निकालकर डॉक्टर प्रिया को देते हुए बोली, रिलैक्स डॉक्टर प्रिया, शांत हो जाए, आप इतना टेंशन मत लीजिए और ये लीजिए बादाम खाए, इससे दिमाग तेज होता है, फिलहाल आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। मरियम के अजीबो गरीब बात को सुनकर डॉक्टर प्रिया परेशान होते हुए मुंह बनाकर बोली, कैसी बातें कर रही हो मरियम? यहाँ मेरे सर पर तलवार लटक रही है, हर एक पल के साथ लग रहा है कि सांसें चली जाएंगी, और तुम मुझे बादाम खाने के लिए कह रही हो? अरे बेहतर होगा तो मुझे कहीं से जहर लाकर दे दो, कम से कम सुकून की मौत तो मिलेगी, वरना वह जल्लाद रेहान मलिक। और इससे पहले डॉक्टर प्रिया आगे कुछ कहती कि तभी मरियम अपने हाथ में लिया हुआ बादाम तुरंत ही डॉक्टर प्रिया के मुंह में डालते हुए बोली, बस बस आप उस जल्लाद की बात मत कीजिए डॉक्टर प्रिया, क्योंकि मुझे लगता है मेहर अपनी किस्मत कलम से नहीं बल्कि तलवार से लिखवा कर आए। अरे उसके मायके से लेकर ससुराल तक उससे जुड़ा हर शख्स जल्लाद ही है। वहाँ हिंदुस्तान में वह रेहान मलिक और यहाँ ब्रुनाई में उसके मायके वाले। रेहान मलिक के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उसे कब किस पर गुस्सा आ जाए। लेकिन यहाँ ब्रुनाई वाले अपनी झूठी शान के लिए मरते रहते हैं। खैर जो भी हो, हमें इससे क्या, हमें तो बस मेहर की खुशी और उसकी सेहत चाहिए। आपने हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, तो हमें इसका रास्ता मिल गया है। और मरियम की बात को सुनकर डॉक्टर प्रिया हैरान होते हुए बोली, रास्ता? कैसा रास्ता? हम कुछ समझ नहीं। और यह सुनकर मरियम अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए डॉक्टर प्रिया को अपने करीब आने के लिए कहती है, अपना कान इधर लाइए, हम बताते हैं। इतना कहकर वह डॉक्टर प्रिया के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर डॉक्टर प्रिया की आंखें हैरानी से फैल गई और वह हैरान होते हुए बोली, व्हाट? लेकिन ये सब कैसे होगा मरियम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना डेंजरस काम तुमने किया कैसे? और यह सुनकर मरियम मुस्कुराते हुए बोली, अरे डॉक्टर प्रिया, आप आम खाए गुठलियों मत गिनिए, आपको जो चाहिए था हम आपको देंगे, आप बस वही करते जाइए जो हम आपसे कहते हैं। इतना कहकर वह डॉक्टर प्रिया को अपनी कुछ प्लानिंग बताती है, जिसे सुनकर तो डॉक्टर प्रिया के चेहरे के रंग उड़ते ही जा रहे थे और अगले ही पल वह घबराते हुए मरियम से बोली, मरियम तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को हम पर शक हुआ तो हम लोग मुसीबत में। अरे कुछ नहीं होगा, आप बस भरोसा रखिए मुझ पर डॉक्टर प्रिया, और अपना काम करने के लिए पूरी तरह रेडी रहिए। ये सुनकर डॉक्टर प्रिया थोड़ा नर्वस और परेशान होते हुए बोली, लेकिन मरियम तुम्हें पूरा यकीन है वह हाँ कहेगा? मेरा मतलब कहीं वह तुम्हें कोई तकलीफ? उन्हें हाँ कहना होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और जहाँ तक बात है तकलीफ की, तो अपनी मेहर को ठीक करने के लिए मैं कोई भी तकलीफ से गुजर सकती हूँ। अब खुश हो जाए और बादाम खाए। इतना कहकर मरियम मुस्कुराते हुए डॉक्टर प्रिया को बादाम खिलाने लगी और वहीं दूसरी तरफ मेहर, जो कि अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी। इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना था, जो कि मेहर को एक सुकून का एहसास दिला रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मरियम ने इस वक्त एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का और कॉटन का था, क्योंकि उसने अपनी नानी जान से यह कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे कुछ हल्के कपड़े चाहिए, वह भी कॉटन के बने हुए। नानी जान उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उसे हल्के कपड़े दे देती है, हालांकि उन्होंने शर्त रखी थी कि वह इन कपड़ों को पहनकर बाहर ना निकले, क्योंकि महर को अपना शाही रुतबा भी कायम रखना था। मेहर उनकी बात के लिए तैयार हो गई थी। अब हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेहर के लंबे खूबसूरत लंबे घने बाल उसकी कमर तक झूम रहे थे, गले में खूबसूरत दुपट्टा
हाथों में कांच की चूड़ियां, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वो अपना हाथ फैलाए हुए उसे लंबे चौड़े खूबसूरत से बालकनी में खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और होने वाली बारिश का आनंद ले रही थी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। इस वक्त शाम के लगभग 4 बजे रहे थे। मेहर अपने हाथ फैलाए हुए बारिश का मजा लेते हुए गाना गाने लगी और इसके साथ ही वह मोरनी की तरह झूमकर नाच रही थी। चूड़ी जो खनकी हाथों में, हाय 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 हाय। चूड़ी जो खनकी हाथों में, चूड़ी जो खनकी हाथों में, याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन, याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खनकी हाथों में। वह अपनी दोनों बाहें फैलाकर खुश होकर इधर उधर उछलते हुए नाच रही थी और अपने हब्बी यानी अपने रहीम को याद कर रही थी। ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन में हाय आग लगे। ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन में हाय आग लगे। तेरे प्यार की चिंगारी, अंग अंग में हाय मेरे जले। रिमझिम सी बरसातों में, हाय 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 हाय। रिमझिम सी बरसातों में, रिमझिम सी बरसातों में, याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन, याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खनकी हाथों में। बाग में कोयलड़ी बोले हे, देखो मोर पपीहा नाचे हे। अब के बरस हाय ये सावन, जान ना मेरी ले जाए। अरे अब के बरस हाय ये सावन, जान ना मेरी ले जाए। धक धक मोरा जिया करे, तन से छूने जब उड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ रेहान जो कि इस वक्त इंडिया में अपने काम में बिजी था, अपने केबिन में बैठे तेजी से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चल रहा था। अचानक ही उसकी दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल चलने लगे, जिसे महसूस करते हैं वो तुरंत ही एक रिमोट लेकर केबिन के दरवाजे को लॉक कर देता है और एक रेड कलर के बटन को प्रेस कर देता है जिस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब। ये करते हुए वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। बोले जो कोयल बागों में, हाय 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 हाय। बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन। जहां एक तरफ मेहर ब्रुनाई में खुश होकर डांस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी आंखें बंद किए हुए हिंदुस्तान में उसके हर एक ख्याल को महसूस कर पा रहा था। वह उसकी खुशी, उसका डांस, हर चीज महसूस कर रहा था, जिसे महसूस करते हुए उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। और वही मेहर डांस करते हुए अचानक ही अपना दुपट्टा सीने से निकलकर हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद उसके वाइट कपड़े के अंदर पहना हुआ उसका ब्लैक कलर का इनरवियर काफी हद तक विजिबल हो रहा था। मैं इस वक्त धूप में खिला हुआ खूबसूरत फूल लग रही थी। याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन। जहां मेहर को ये हर एक पल खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेहान जो कि अपने केबिन में बैठा हुआ था, अचानक ही उसका दिमाग बेचैन हो उठा। उसकी सांस भारी हो रही थी, जैसे मानो वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेहर को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन। याद पिया की आने लगी। हाय भीगी भीगी रातों में, खन खन खन। और अगले ही पल मेहर जो कि बारिश में खुलकर डांस कर रही थी, अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी के हल्के हाथ महसूस होने लगे और गले पर किसी की गर्म गर्म सांसें, जिसे महसूस करते हैं वह तुरंत हैरान रह गई। वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर इस एहसास को देखना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वह अपनी आंख खोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में है और कोई उसे अपने होठों से महसूस कर रहा है। वह उन गर्म सांसों को, थोड़ी रफ और हार्ड होठों को अपने गले और क्लीवेज पर महसूस करने लगी और लाख कोशिश के बावजूद वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। नहीं उसके मुंह से आवाज निकल रही थी पर वह सिसकियां ले रही थी। पता नहीं क्यों उसे यह एहसास अनजाना सा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह जाना पहचाना हो। वह एहसास अब धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर चलने लगा था। अगले ही पल मेहर काफी हड़बड़ा गई जब उसने अपने सूट के जीप को अचानक नीचे महसूस किया और एक झटके में उसकी ड्रेस उसके पेट तक आ चुकी थी।
अगले ही पल वह गहरी गहरी सांस लेने लगी क्योंकि ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उसके सीने को तेजी से पी रहा हो। और अब उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वह बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी और उसे कहीं ना कहीं यह अच्छा भी लग रहा था। वह अपने एहसासों में ही पीस रही थी कि तभी उसने उन होठों की हरकत को अपने सीने पर और भी ज्यादा तेजी से महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने को काफी तेजी से प्रेस करते हुए बहुत ही जोर जोर से शक कर रहा हो। उसके साथ ऐसा लगभग 10 मिनट तक होता रहा कि तभी वह गहरी गहरी सांस ले रही थी और अचानक ही उसके कानों में किसी ने धीरे से मदहोश आवाज में कहा, लिटिल रैबिट, आप हमें पागल कर रही हैं। ये शब्द जैसे ही मेहर के कानों में गए अचानक ही मेहर जोरदार चीख के साथ अपने होश में आए। हब्बी। और अब अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc3040 fed 85c4b61056-401c1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए। आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए। लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर। और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें। कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूल लव आएगा उसके सामने? Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 106 मेहर को मिला परिवार का प्यार और अब उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वह बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी और उसे कहीं ना कहीं यह अच्छा भी लग रहा था। वह अपने एहसासों में ही पीस रही थी कि तभी उसने उन होठों की हरकत को अपने सीने पर और भी ज्यादा तेजी से महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने को काफी तेजी से प्रेस करते हुए बहुत ही जोर जोर से शक कर रहा हो। उसके साथ ऐसा लगभग 10 मिनट तक होता रहा कि तभी वह गहरी गहरी सांस ले रही थी और अचानक ही उसके कानों में किसी ने धीरे से मदहोश आवाज में कहा, लिटिल रैबिट, आप हमें पागल कर रही हैं। ये शब्द जैसे ही मेहर के कानों में गए अचानक ही मेहर जोरदार चीख के साथ अपने होश में आए। हब्बी। और अब अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वह इस वक्त अपने बिस्तर पर अपने कमरे में सोई हुई थी और रात का वक्त हो रहा था। वह तुरंत ही हड़बड़ा कर बेड पर बैठ गई और अपने बगल में रखे हुए टेबल क्लॉक पर टाइम देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। ये देखकर वह अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी कि तभी अचानक ही मरियम, डॉक्टर प्रिया और मेहर की दोनों भाभी मुस्कान और अलीना परेशान होते हुए उसके पास बैठकर बोले, शहजादी इनायत, मेहर, क्या हुआ आपके साथ? आप इतना जोर से चीखी क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? और अचानक उन चारों के पूछने पर मेहर हैरानी से अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाते हुए थोड़ा नर्वस होकर बोली, हम यहाँ, लेकिन हम तो, तुम अचानक बारिश में खेलते खेलते बेहोश हो गई थी तो हम लोग तुम्हें यहाँ ले आए। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी इस हालात के बारे में घर में शाही मर्दों को नहीं पता, वरना वह लोग इसकी सजा हमें देते। तुम्हें एक खरोच भी आ जाए तो वह लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा वह सब छोड़ो और ये बताओ शहजादी, आपकी तबीयत कैसी है? हम आपके लिए खाना लेकर आए। कहते हुए दोनों भाभी मेहर की तरफ देख रही थी और अब उनके पूछने पर मेहर खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए दिल ही दिल में बोली, शायद ये हमारा कोई ख्वाब है। भला हब्बी यहाँ कैसे आ सकते हैं? हम भी ना पूरे पागल हो गए हैं, लगता है हमें उनकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है।
इतना कहकर वह ब्लश करते हुए दिल ही दिल में अपनी नज़र झुका लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी, आखिर वह रेहान को इतना ज़्यादा मिस कैसे कर सकती है कि उसके टच को भी वह अपनी बॉडी पर फुल कर रही थी। वही मेहर को कहीं खोया हुआ देखकर मरियम उसकी दोनों भाभी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी जान आप लोग मेहर के लिए खाना ले आइए। मरियम के कहने पर दोनों भाभी उठकर वहां से चली गई। और वही डॉक्टर प्रिया मरियम की तरफ देखते हुए कंफ्यूज हो रही थी, तो मरियम अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा करती है। अब वह रेहान का नाम लेकर मेहर को छेड़ने लगी। क्या बात है मेहर, आज बारिश में भीगा जा रहा था, वह भी इस हद तक कि तुझे कुछ होश ही नहीं था। क्या बात है, पिया की याद आ रही है क्या? इतना कहकर मरियम मेहर को धीरे से अपने कंधे से धक्का देती है। उसकी बात को सुनकर मेहर का चेहरा शर्म से पानी पानी होने लगा था और उसे शर्माता हुआ देखकर मरियम को समझ में आ गया कि वो सचमुच रेहान को याद कर रही थी। अरे बस भी कर यार, ऐसे ही शर्माती रहेगी और उन्हें याद करती रहेगी या फिर उन्हें यहाँ बुलाएगी भी? यार मेहर प्लीज़ वापस चलना हिंदुस्तान, मुझे भी अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। यहाँ पर हर चीज़ बहुत ऊंची ऊंची है, चाहे यहाँ की दीवारें हो या यहाँ के लोगों की नाक। यार यहाँ तो आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे ना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। और मरियम के कहने पर मेहर भी मुंह बनाते हुए थोड़ा परेशान होकर बोली, सच कहे तो दिल तो हमारा भी नहीं लग रहा मरियम, पर हम लोग इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोगों को आए हुए 3 ही दिन तो हुए हैं। अच्छा 3 दिन हुए हैं क्या? मुझे तो लगा 30 दिन हो गए हैं। ठीक है, तुझे जो लगे वह तू कर, लेकिन मेहर में क्या कह रही थी? इससे पहले कि मरियम आगे कुछ कहती कि तभी अचानक ही उसे कमरे में कई लोग परेशान होकर तेज कदमों के साथ अंदर आए, जिनमें से मेहर के दादाजी, उनके बाबा जानी, उनके चारों भाई और नाना जान थे। नानी जान भी सबसे पीछे परेशान होकर आ रही थी। उन लोगों को अचानक देखकर मरियम और डॉक्टर प्रिया एक साइड हो गए कि तभी शहंशाह और दादाजन मेहर के पास बैठकर उसके माथे को परेशानी से छूटे हुए बोले, हमारी शहजादी इनायत कैसी है आप? हमने सुना आपकी तबीयत खराब है। ये सुनते ही हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए दरबार दरखास्त करके आए हैं। हमारी बच्ची आप ठीक तो है या खुदा आपको किसी की नज़र तो नहीं लग गई? इतना कहकर दादा जान जल्दी से नानी जान की तरफ देखते हुए बोले, बेगम रुकया बानो, प्लीज़ आप ज़रा शाही हकीम और मौलवी साहब को बुला दीजिए। लगता है इन फिरंगी डॉक्टर से हमारी शहजादी ठीक नहीं हो रही। कहते हुए दादा जान तिरछी नज़र से डॉक्टर प्रिया और अपने साथ आई हुई डॉक्टर की 2 टीम के को घूर रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले मेहर का इलाज करके गए थे। और दादा जान के कहने पर नाना जान तुरंत ही शाही हकीम और मौलवी साहब को कॉल करने वालों की, तभी मेहर जल्दी से उन लोगों को शांत करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं दादा जानी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो दरअसल हम बारिश में भीग गए थे ना, तो इसलिए। और यह सुनकर शहंशाह अचानक ही परेशान होते हुए बोले, क्या कहा शहजादी, आप बारिश में भीगी थी? लेकिन क्यों बेटा, आपको नहीं पता बारिश में भीगकर तबीयत खराब हो जाती है? बेटा आप बहुत मासूम हो, आपको कुछ नहीं पता। ये सब इन लापरवाहों की वजह से हुआ है, इन्होंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा, इन्हें तो हम। कहकर शहंशाह गुस्से से अपने आसपास खड़े सर्वेंट की तरफ देखने लगे कि तभी महल उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोली, नहीं नहीं, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है बाबा जानी, ये तो हमें ही बारिश में भीगना अच्छा लगता है, तो हम खेलने के लिए निकल गए थे, माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आप लोग बहुत परेशान। और अपनी बच्ची की बात को सुनकर शहंशाह प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोले, इसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपको खुश देखकर तो हम लोग भी बहुत खुश हैं, लेकिन बस हमें आपकी सेहत की परवाह है, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा आगे से ऐसा मत करना, वरना आप बीमार पड़ जाओगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शहंशाह की आवाज़ में इस वक्त मेहर के लिए फ़िक्र नज़र आ रही थी, जिसे देखकर मेहर प्यार से मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाती है कि तभी मेहर के चारों भाई जल्दी जल्दी बेड पर उसके चारों तरफ बैठते हुए बोले,
इनू आप अपना ख्याल रखा करो बेटा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। आपको नहीं मालूम हम आपसे कितना प्यार करते हैं, इतनी मुश्किलों से पाया है आपको, अब आपको एक कांटा भी लगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर वह चारों भाई प्यार से मेहर का दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। मेहर जो कि चारों तरफ घिरी हुई थी, उसे सभी की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था कि तभी शहजादे सैफ की नज़र मेहर के गीले बालों पर गई, जिसे देखकर वह जल्दी से घबराते हुए बोले, अरे इनू, ये आपके बाल गीले, बेवकूफ़ हो, नज़र नहीं आता क्या शहजादी के बाल गीले हैं? अगर उन्हें ठंड लग जाएगी तो किसी काम के लिए ही हो, तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर शहजादे सैफ जल्दी से एक टावल लेकर मेहर के पास दौड़े और उनका गुस्सा देखकर तो सर्वेद सर पर पैर रखकर वहां से भाग गए। शहजाद सैफ जैसे ही टावल लेकर मेहर के पास आए कि अगले ही पल वह हैरान रह गए जब शहजादे यूनुस उनसे पहले ही टावल लेकर अपनी बहन के बाल पोंछ रहे थे। इनू, आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो बेटा? देखो तो आपके बाल गीले हैं, आपको सर्दी लग सकती है। आज के बाद ऐसी लापरवाही मत करना। सर्वेट को ऑर्डर देना कि वह आपके बाल ड्राई कर दे। शहजादे यूनुस को देखकर सैफ मुंह बनाते हुए बोले, यह अच्छा है भाईजान, आप हमारी इनू को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनकी ज्यादा परवाह है, जबकि ये हमसे छोटी है, इन पर हमारा ज्यादा हक है। इतना कहकर शहजादे सैफ टेबल पर रखा हुआ एक मसाज ऑयल अपने हाथों में लेकर मेहर के पैरों की तलवों की मालिश करने लगे कि तभी महर हड़बड़ाकर अपने पैर पीछे लेते हुए बोली, भाईजान, यह आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर मत छुए, आप हमसे बड़े। और इससे पहले कि वह कुछ कहती कि तभी मेहर के दूसरे भाई शहजादे जुबेर उसके दूसरे पैर के पास बैठकर उसके पैर को वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोले, हाँ, बड़े हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी इनू का ख्याल रखें। आपको पता है इनू अम्मी जान के जाने के बाद हमें उनकी कितनी कमी महसूस होती, लेकिन अब जबकि हम आपको देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम अम्मी जान की परछाई आपके अंदर देख रहे हैं। आपको मालूम है आप बिल्कुल उनकी तरह लगती हैं। और उनकी बात को सुनकर मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब जहां एक तरफ वह दोनों भाई मेहर के पैरों में उसके तलवों पर मसाज कर रहे थे कि तभी उनकी दोनों बेगम के ऑर्डर पर सर्वेट खाना लेकर आ चुके थे। खाना आते ही उस खाने की हर एक बाइट में से एक सर्वेट आकर चखने ही वाली थी कि तभी मेहर के सबसे बड़े भाई सरफराज, जो कि इस सल्तनत के होने वाले शहंशाह थे, जिनका ओहदा शहंशाह के बराबर हुआ करता था, सर्वेट को हाथ दिखाकर आगे आने से रोक देते हैं और फिर खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर वह खुद उस खाने की एक एक बाइट को चखते हैं, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। यहाँ तक कि शहंशाह और दादा जान खुद घबरा गए कि तभी मेहर की भाभी मुस्कान और अलीना परेशान होकर घबराते हुए बोली, अरे वलियत सरफराज, यह आपने क्या किया? हम सबके होते हुए आप ये खाना कैसे? और इससे पहले वह लोग परेशान होकर कुछ कहते हैं कि तभी शहजादे सरफराज खाने की जांच अच्छे से करने के बाद मुस्कुराकर मेहर के पास बैठकर खाने की बाइट बनते हुए बोले, अगर हमें कुछ हो गया तो इस सल्तनत के लिए और भी शहजादे हैं, लेकिन अगर हमारी इनू को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हमारी इनू से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह खाने की बाइट इनायत के यानी कि मेहर के मुंह के पास रखते हैं और प्यार से उसे खिलाने लगे। वहीं मेहर उनकी बात को सुनकर अपनी आंखों में आने वाली नमी को रोक नहीं पा रही थी। वह बहुत इमोशनल होने लगी थी। आज वह सचमुच इस सल्तनत के शहजादी लग रही थी कि तभी मेहर की आंखों में नमी को देखकर उसके बाबा जान यानी कि शहंशाह उसे तुरंत ही शांत करने के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोले, नहीं शहजादी, कंट्रोल कीजिए खुद को, रोना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने बाबा जान की बात को सुनकर मेहर उन सभी की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, हम रो नहीं रहे, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें एक दिन इतना प्यारा परिवार मिलेगा। आप लोगों को पता है हमने आज तक आप लोगों को कितना मिस किया। हम हमेशा खुद से यह शिकायत करते थे कि हमारी फैमिली क्यों नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को पाने के बाद, कहते हुए मेहर इमोशनल हो रही थी कि तभी दादा जान प्यार से उसके सर को थपथपाते हुए बोले,
हमारी बच्ची जो कुछ हो गया वह शायद हमारी किस्मत थी जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम वादा करते हैं आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आएगा। हम आपको दुनिया की हर खुशी लाकर देंगे हमारी जान। अरे आपके अंदर तो हम सबकी जिंदगी बसती है। इतना कहकर अब दादा जान और शहंशाह मेहर को अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। वही अब मेहर भी खाने की बाइट बनाकर अपने चारों भाई अपने दादाजन और बाबा जान को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, जिसे खाते हुए सभी शहजादे आपस में लड़ रहे थे। मेहर अगर बड़े वाले को खिलाती तो छोटे वाले झट से उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, और अगर वह मंझले वाले को खिलाती तो बड़े वाले। सभी को अपनी बहन का प्यार चाहिए था। वही यह नज़ारा देखकर नाना जान और नानी जान की आंखों में आंसू आने लगे थे। मेहर की भाभियों भी मुस्कुरा रही थी और आज पहली बार मरियम और डॉक्टर प्रिया इस परिवार का प्यार मेहर के लिए इस हद तक देखकर वह दोनों भी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि इन सभी के रिएक्शन देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ फिलहाल के लिए कोई नाटक हो रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा मरियम को खुशी मेहर के लिए हो रही थी। फाइनली मेहर को उसका प्यार मिल गया। अब मरियम दिल ही दिल में अपने आप से बोली, कृष्ण लोगों ने मेहर से जो वादा किया है उसे कंप्लीट करें और उसकी आंखों में आंसू ना आने दे, वरना कहीं ऐसा ना हो रेहान मलिक और शाही खानदान के बीच की टक्कर में मेहर का दिल टूट जाए। वही देखते ही देखते रात के 10 बजे बज चुके थे। मेहर को खाना और मेडिसिन देने के बाद नानी जान अपने हाथों से थपथपाते हुए उसे लोरी गाकर सुला देती है। और आज बहुत दिनों बाद रेहान की बाहों के अलावा भी मेहर को कहीं नींद आई थी, वरना आमतौर पर तो वह बिस्तर पर करवट ही बदलती रहती थी, क्योंकि यहाँ सुख सुविधा तो बहुत ही, लेकिन वह प्यार भरा एहसास नहीं था जो मेहर को रेहान की बाहों में महसूस होता था। अब जहाँ एक तरफ मेहर अपनी नानी जान के साथ उनका प्यार और दुलार हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ महल के पीछे गार्डन में एक शख्स छुपते छुपाते किसी से मिलने आया, जिसने इस वक्त अपने बदन पर काले रंग का कुर्ता और एक काले रंग का बड़ा सा चादर ओढ़ रखा था। वह अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था और अंधेरे में वह किसी से मिलने आया था कि तभी वह किसी से टकराया और अगले ही पल आहे है की आवाज के साथ वह शख्स और उसके सामने खड़ा दूसरा शख्स भी हैरान रह गया। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये दोनों अनजान शख्स और क्या शाही परिवार मेहर के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा कर पाएगा, या फिर मरियम का डर सच हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। हर क्रूएल लव https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc 3040 fed 85c4b6105 डा 401c1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए? आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए, लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर? और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें? कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूर लव आएगा उसके सामने? Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this.